हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे सीडीपी के कुछ पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया, क्वेश्चंस को करना नहीं है, उसको समझना है, उसके कॉन्सेप्ट को समझना है और ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के लिए सीखेंगे। जब हम एलिमिनेट करके ऑप्शन तक पहुंचना सीखेंगे कि कैसे एलिमिनेट करके राइट ऑप्शन तक पहुंचा जाता है, तो हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा सीडीपी में अच्छे मार्क्स लाना। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसको एलिमिनेट करना सीखते हैं। देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन को एलिमिनेट किया जाता है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। तो ये हमारा डेवलपमेंट चैप्टर का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डेवलपमेंट चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे हर साल क्वेश्चन आता है। तो इस चैप्टर को आप लोग डेवलपमेंट चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो इसके ऑप्शंस को पहले देखेंगे। इट इज यूनिडायमेंशनल, जबकि हमने क्या पढ़ा है, डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। जो जो ऑप्शन हम लोग देखते जाएंगे और उसको एलिमिनेट करेंगे। तो ये ऑप्शन हमारा हट गया, क्योंकि हमारा जो डेवलपमेंट है वो क्या है, मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या होता है, हमारा डेवलपमेंट कैसे होता है, ये फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल। तो हर डोमेन में हमारा डेवलपमेंट होता है, किसी एक में नहीं। किसी यूनिडायमेंशनल मतलब होता है क्या, एक साइड में, लेकिन मल्टी डायमेंशनल क्या होता है, हर तरफ, हर तरफ। तो हमारा डेवलपमेंट क्या है, मल्टी डायमेंशनल है। तो यूनिडायमेंशनल ऑप्शन गलत है, ठीक है। अब है, इट इज इन्फ्लुएंस्ड ओनली बाय हेरिडिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। जबकि हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि हमारा जो डेवलपमेंट है वो हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का प्रोडक्ट है। तो ओनली हेरिडिटी ऑप्शन भी हमारा हट गया, क्योंकि ये हमारा हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। अब इसमें हेरिडिटी का कितना रोल है, इन्वायरमेंट का कितना रोल है, ये कोई नहीं कह सकता, क्योंकि ये दोनों का प्लस नहीं, ये दोनों का प्रोडक्ट है, ठीक है। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का प्रोडक्ट है हमारा डेवलपमेंट। अब ये देखिए, डेवलपमेंट इज ओनली बेस्ड ऑन इन्वायरमेंट। फिर आ गया हमारा ओनली इन्वायरमेंट। ओनली इन्वायरमेंट नहीं, ओनली इन्वायरमेंट नहीं, इन्वायरमेंट एंड हेरिडिटी। हमारा डेवलपमेंट क्या है, इन्वायरमेंट और हेरिडिटी का प्रोडक्ट है। तो जब इस तरह से हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं तो राइट आंसर हमारा मिल जाता है। और एक चीज है कि इसमें ऑप्शंस आपको चारों पढ़ने पड़ेंगे। आप सीधा आंसर खोजेंगे सीडीपी में तो आपको प्रॉब्लम होगी। और अब ये देखिए, अब जो बचा हुआ ऑप्शन है उसको पढ़ते हैं। देयर इज कल्चरल डाइवर्सिटी इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। एक बात मैं बता दूं, कल्चरल डाइवर्सिटी जहां भी जिस ऑप्शन में आए तो ये एक पॉजिटिव चीज होता है, वो ऑप्शन सही होता है, ठीक है। तो कल्चरल डाइवर्सिटी का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जो बच्चा बिहार का है, जो बच्चा तमिलनाडु का है, जो बच्चा कश्मीर का है, उसके डेवलपमेंट में कल्चरल डाइवर्सिटी होगा, ठीक है। जो इंडिया का है, जो अमेरिका का है, दोनों का डेवलपमेंट एक जैसा नहीं होगा, क्योंकि डेवलपमेंट क्या होता है, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल। तो उसका सोशल डेवलपमेंट तो अलग होगा ना, फिजिकल भी सबका अलग होता है, और कल्चर का प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। आप ये देखिए, एक रईस घर का बच्चा है, वो 10 साल का बच्चा है, वो खुद से एक गिलास पानी भी लेकर नहीं पिएगा। लेकिन एक गरीब घर का बच्चा, 10 साल का बच्चा ऐसा भी है जो कि मतलब रोड पर खड़ा होकर बलून बेच रहा है, उससे वो अपना घर भी चला रहा है। तो क्या है, ये कल्चर का प्रभाव है ना, कल्चर का प्रभाव है। इसीलिए कल्चर का प्रभाव डेवलपमेंट में होता है, ठीक है। अब इसको हमने समझ के किया, सारे क्वेश्चंस को समझ के करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इज एन एग्जांपल ऑफ इनहेंसिंग क्रिटिकल थिंकिंग इन चिल्ड्रन। क्रिटिकल थिंकिंग, पहले हम समझेंगे कि क्रिटिकल थिंकिंग किसको कहते हैं, तभी तो हम ऑप्शन को ढूंढेंगे।
और इनहेंसिंग, इनहेंसिंग मतलब बढ़ाना। तो हम ऐसा कौन सा क्वेश्चन बच्चे से करेंगे जिससे कि उसका क्रिटिकल थिंकिंग इनहेंस होगा, क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ेगा। तो पहले समझेंगे कि क्रिटिकल थिंकिंग कहते किसको है। क्रिटिकल थिंकिंग, इसको हिंदी में अपसारी चिंतन भी कहते हैं, और उसको याद रखने से ज्यादा आसान होगा क्रिटिकल थिंकिंग याद रखना। इसका मतलब होता है जब बच्चा अपना दिमाग चारों तरफ लगाता है, जब बच्चा चारों तरफ से किसी बात को सोचता है, जब हम उससे कोई ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसमें उसे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, वो कुछ सोचता नहीं है, सीधा आंसर देता है, रटा रटाया आंसर, तो उससे उसका क्रिटिकल थिंकिंग नहीं बढ़ेगा। लेकिन जहां पर उसके पास रटा रटाया आंसर नहीं है, या ऐसा आंसर नहीं है जिसको वो सीधा रट ले, उसमें उसको अपना दिमाग लगाना पड़े, उसको चारों तरफ दिमाग दौड़ाना पड़े, उसको सोचना पड़े, तो उसी को कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। तो अब इसके ऑप्शंस को देखेंगे। ये ऑप्शंस पहले इधर शुरू करते हैं। मेमोराइज एंड रिसाइट। मेमोराइज मतलब रट्टा मारना, रिसाइट मतलब वही याद करना। ये याद करने और रट्टा मारने से जो है कहीं पे क्रिटिकल थिंकिंग यूज होगा। मेमोराइज कर लिया, उसको याद कर लिया, रिसाइट कर लिया, रट लिया, तो उसको जो पोएम दिया उसको उसने मेमोराइज और रिसाइट कर लिया। तो एक बात और बता दूं, रट्टा मारने वाला ऑप्शन जहां भी आ जाए सीडीपी में, तो सबसे पहले ही उसको काट देना है, चाहे वो क्रिटिकल थिंकिंग में आए या किसी में आए। रट्टा मारना एक बहुत ही निगेटिव ऑप्शन होता है, तो उसको काटना ही है। ठीक है, अब है राइट टेबल फ्रॉम 2 to 10। इसमें उसका क्रिटिकल थिंकिंग कहाँ से बढ़ेगा। 2 से 10 तक उसको टेबल याद करना है, कॉपी निकाला, किताब निकाला, बैठ के रट लिया, इसमें उसका क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ा, उसको सोचना पड़ा, नहीं सोचना पड़ा, तो इससे भी क्रिटिकल थिंकिंग नहीं बढ़ेगा। 10 स्टेट का नाम बताओ, 10 स्टेट का नाम भी वो याद करके बता देगा, इसमें उसका सोचने का शक्ति कहाँ से बढ़ेगा। अब ये देखिए, फाइंड आउट व्हाट पीपल लिविंग अराउंड कोस्टल एरियाज यूजुअली ईट एंड व्हाई। वाट तक जब क्वेश्चन रहता तो क्रिटिकल थिंकिंग नहीं बढ़ता, क्योंकि ये टू द पॉइंट आंसर देता कि क्या खाता है जो कोस्टल एरिया में रहता है। लेकिन वाई, जब क्वेश्चन में वाई आ गया तो बच्चा सोचेगा कि क्यों खाता है, और वो अपना दिमाग दौड़ाएगा चारों तरफ। तो ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चंस को समझते हुए चलेंगे। समझ समझ के जब 100-150 क्वेश्चन भी कर लेंगे ना, तो आप आराम से 30 क्वेश्चन उसमें से आ जाएगा आपका, क्योंकि टॉपिक जो है लिमिट है और सिलेबस भी लिमिट है। पूछेगा तो टॉपिक और सिलेबस से ही, कहाँ से पूछेगा। अब ये देखिए, चिल्ड्रंस एंगेजमेंट विथ लर्निंग इन स्कूल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। लर्निंग जो बच्चे का स्कूल में है वो किस किस से उसका इफेक्ट पड़ता है, क्या क्या चीज का इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो देखते हैं। सोशलाइजेशन बाय द फैमिली, फैमिली का प्रभाव पड़ेगा ही बच्चे में, और बच्चे का फर्स्ट सोशलाइजेशन कहाँ से होता है, फैमिली में। मान लो किसी के फैमिली में मम्मी पापा हमेशा लड़ाई कर रहे हैं, तो बच्चे के लर्निंग में इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। वो तो उसके दिमाग पर असर पड़ेगा ना, उसके लर्निंग पे असर पड़ेगा। इसीलिए जो फैमिली का माहौल है उसका बच्चे पे असर पड़ता है, ये सही बात है। क्या रिलेशन, अब उसका जो साथी समूह है, उसका जो प्यार मतलब होता है उसी का हम उम्र साथी समूह, चाहे वो स्कूल का दोस्त हो या घर आस पड़ोस का दोस्त हो, दोस्त कैसे उसके दोस्त है इसका भी उसके लर्निंग पर प्रभाव पड़ता है। कल्चरल वैल्यूज तो पड़ता ही पड़ता है, कल्चर का इफेक्ट हमेशा एक पॉजिटिव आंसर होता है। ठीक है, और सेल्फ स्टीम ऑफ द चिल्ड्रन, सेल्फ स्टीम मतलब उसका आत्मसम्मान। अगर आप बच्चे को हमेशा कहेंगे कि अरे तुम तो किसी काम के नहीं हो, तुम क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो, छोड़ दो, ये पढ़ना लिखना तुम्हारे बस की बात नहीं, तो उसके दिमाग पे असर पड़ेगा, पढ़ाई पे असर पड़ेगा। लेकिन अगर आप उसको हमेशा कहेंगे कि अरे तुम तो कर सकते हो, वाह बेटा वेरी गुड, तो इससे उसके लर्निंग को प्रभाव पड़ेगा, लर्निंग पे इफेक्ट होगा। तो ये चारों ही ऑप्शन करेक्ट है, ये चारों ही चीजें बच्चे के लर्निंग को प्रभावित करती है, इफेक्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे। अकॉर्डिंग टू लेब बायगोत्स्की द जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट शुड बी यूज्ड फॉर। तो इस क्वेश्चन के लिए पहले हम जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट को समझेंगे। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट अगर समझ जाएंगे तो ऑप्शन आप खुद ही बता देंगे। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है। समझ लीजिए, ये है
आपकी क्षमता, यहाँ तक का काम आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है। और ये है यहाँ तक का काम अगर आप किसी के सपोर्ट से कर सकते हैं। इससे ऊपर आप सपोर्ट से भी नहीं जा सकते। अगर आपको कोई सपोर्ट भी दे तो आप इससे ऊपर नहीं जा सकते, लेकिन अगर आपको सपोर्ट मिल जाए तो आप यहाँ तक पहुंच सकते हैं। अब बिना सपोर्ट के आप यहीं तक रह सकते हैं, ठीक है। तो आप खुद से जहां तक कर सकते हैं और सपोर्ट से जहां तक कर सकते हैं, उसके बीच का जो ये जोन है, इसी जोन को हम लोग कहते हैं ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। और आप सपोज कि आप 80 नंबर तक खुद से ला सकते हैं, ठीक है। आप मेरे सपोर्ट से 120 नंबर ला सकते हैं। तो 80 और 20, 120 के बीच का जो ये जोन है, इस जोन को हम क्या कहेंगे? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सपोर्ट की जरूरत कहाँ पड़ेगी। आप लोग खुद बताइए, टीचर के सपोर्ट की जरूरत कहाँ पड़ेगी? टीचर के सपोर्ट की जरूरत टीचिंग एंड असेसमेंट में ही पड़ेगी ना। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। और एक बात और, ओनली ऑप्शन तो गलत ही होता है। जहां भी CDP में ओनली ऑप्शन आए वो गलत ही होगा, और ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसका आंसर टीचिंग एंड असेसमेंट ही होगा, ठीक है। और एक बात, ये जो ये जोन है, इस जोन को हम कहते हैं ZPD, ठीक है। लेकिन इस सपोर्ट को क्या कहते हैं? इस सपोर्ट को हम कहते हैं स्कैफ होल्डिंग। जितना काम आप खुद कर सकते हैं और जितना काम आप किसी के सपोर्ट के कर सकते हैं, उस दोनों के बीच के जोन को कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। लेकिन उस सपोर्ट को कहते हैं स्कैफ होल्डिंग। तो स्कैफ होल्डिंग और ZPD में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। स्कैफ होल्डिंग और जोन ZPD में कंफ्यूज नहीं होना है। अब ये क्वेश्चंस देखिए। A teacher gives a half-done example to child while teaching a particular concept according to Lev Vygotsky. Which of the following strategies is the teacher using? आ गया स्कैफोल्डिंग का क्वेश्चन। कह रहा है कि टीचर है वो हाफ डन क्वेश्चन दे रहा है। जैसे कोई स्टूडेंट है, मैथ का क्वेश्चन पढ़ रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जब वो टीचर उसको क्या कर रहा है, शुरू का 1-2 लाइन बना के दे रहा है, तो उस बच्चे को समझ में आ रहा है और फिर वो खुद से बना लेता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? टीचर उसको सपोर्ट कर रहा है। वो काम वो खुद से नहीं कर सकता था, लेकिन टीचर के सपोर्ट से कर लेता है। तो अभी जो जस्ट हमने समझा ZPD में, वही क्वेश्चन है ये, कि टीचर के सपोर्ट से वो कर लेता है। तो टीचर के सपोर्ट को हम क्या कहते हैं? स्कैफ होल्डिंग। और इसको एक याद रखने का और तरीका है कि आप याद रखिएगा S फॉर स्कैफ होल्डिंग और S फॉर सपोर्ट। अगर आप ऐसे याद रखिएगा तो ZPD और स्कैफ होल्डिंग में कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन की सिर्फ आंसर नहीं समझना है, उसके कंसेप्ट को समझना है, ठीक है। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन, द क्लासरूम एनवायरनमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव क्लासरूम। प्रोग्रेसिव क्लासरूम किसको कहते हैं? जिसको कि आइडियल माना जाता है, अच्छा माना जाता है। विल नॉट, ये नॉट पे जरूर ध्यान दीजिएगा। अगर नॉट पे ध्यान नहीं दीजिएगा तो हालात बदल जाएंगे और जज्बात बदल जाएंगे, क्योंकि फिर ऑप्शन के मायने ही बदल जाएंगे, क्वेश्चन के मायने ही बदल जाएंगे। जो ऑप्शन आपका नॉट में सही होगा वो बिना नॉट के गलत हो जाएगा। इसलिए इस नॉट पे तो बहुत सारे बच्चे ध्यान नहीं देते और आंसर गलत हो जाता है, ठीक है। तो चलिए इसके ऑप्शंस को पढ़ते हैं। इन्वॉल्वमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन डिसीजन मेकिंग। जिस भी क्लासरूम में बच्चे का इन्वॉल्वमेंट होता है उस क्लासरूम को अच्छा माना जाता है। अगर टीचर बैठ के चेयर पे अपना लेक्चर दिए जा रहा है या खड़ा होकर लेक्चर दिए जा रहा है, लेकिन बीच बीच में बच्चे को न पूछने का मौका दे रहा है, न बच्चे को उसमें इंगेज कर रहा है, तो वो एक गलत बात है, वो निगेटिव चीज है। बच्चे का इन्वॉल्वमेंट जितना ज्यादा होगा बच्चे की लर्निंग उतनी अच्छी होगी, ठीक है। क्रिएशन ए फियर फ्री। जब माहौल हमारा फियर फ्री होगा, इन्वायरमेंट फ्री माहौल में होगा, जब हमारा इन्वायरमेंट फियर फ्री होगा, तभी तो लर्निंग अच्छी होगी। अगर हम डर का माहौल रखेंगे तो क्या बच्चे सीख पाएंगे? नहीं सीख पाएंगे। इसलिए हमेशा इन्वायरमेंट कैसा रखना चाहिए? फियर फ्री लर्निंग, फियर फ्री होना चाहिए। अगर फियर फ्री नहीं होगा तो बच्चे नहीं सीख पाएंगे। बच्चे तो डर से बैठ के चुपचाप सुन रहे, कुछ
डर से पूछ ही नहीं रहे, उसको नहीं भी समझ में आ रहा है तब भी नहीं पूछ रहे, लेकिन इसलिए बच्चे को ऐसा माहौल दीजिए कि उसके मन में जो भी सवाल आए वो आपसे बिना डरे पूछ सके, ठीक है। तो फिर क्या है, एसेसिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब हम समझेंगे कि इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है। इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है बताइए। ये डेवलपमेंट का ही एक प्रिंसिपल है। इंडिविजुअल डिफरेंस ये होता है कि दुनिया में कोई भी बच्चा एक समान नहीं होता है, भले ही वो आइडेंटिकल ट्विंस ही क्यों ना हो, फिर भी उसमें डिफरेंस होता है, इसी को कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस। दो बच्चे एक समान नहीं होते हैं। तो इसका हमको क्लासरूम में ध्यान रखना, ये नहीं कि हम अपने स्पीड में चले जा रहे हैं, कोई समझ रहा है कोई नहीं समझ रहा है, ये नहीं करना है, एक एक बच्चे का ध्यान रखना है। अब हमारे क्लास में कोई टैलेंटेड बच्चा है, कोई गिफ्टेड बच्चा है, तो वो क्या होगा, वो जब हम नॉर्मल क्लासरूम में रहेंगे, नॉर्मल क्लासरूम में तो वो बच्चा बोर फील करेगा, तो उसके लिए हमें क्या करना है, कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी करने के लिए उसको देना है, ठीक है। कोई एवरेज बच्चा है तो वो तो एवरेज क्लासरूम के लिए ठीक है। अब कोई बिलो एवरेज है, तो जो बिलो एवरेज है उसको क्या करेंगे, हम एक्स्ट्रा टाइम देंगे, या उसके लिए थोड़ा अपना स्पीड कम करेंगे, कुछ उसके लिए भी करेंगे, क्योंकि हमें हर बच्चे को लेकर चलना है, क्योंकि ये हमारा क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन। और इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब ही यही होता है सबके जरूरत के अनुसार उसको सुविधा देना, तो ये भी हमारा एक सही चीज है। अब है मेंटेनिंग एक्सटर्नल डिसिप्लिन। एक्सटर्नल डिसिप्लिन मतलब क्या हुआ, एक्सटर्नल डिसिप्लिन हुआ डंडा दिखा के डराना। जैसे कि अगर क्लास से एक शब्द भी आया तो अभी तुमको मुर्गा बना देंगे, एक शब्द भी आवाज मुंह से निकला तो चलो मुर्गा बन जाओ, या फिर डंडा ला के रख दिए, चलो बैठ गए टीचर, अब बताओ बोलो किसको क्या पूछना है। तो बच्चे तो डर से डिसिप्लिन में रहेंगे ही, तो वो जो डंडा दिखा के जो डर किया जाता है ना, वही डंडा दिखा के करने वाले डर को कहते हैं एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब बाहरी, उसके ऊपर डिसिप्लिन को थोपा जाता है, बच्चे को खुद से मन नहीं है डिसिप्लिन में रहने का, लेकिन वो डंडे के डर से डिसिप्लिन में रह रहा है। तो डंडा का तो ऐसे भी अब जो है हमारे यहाँ हटा दिया गया है कि आप बच्चे को मार नहीं सकते, मुर्गा मुर्गी नहीं बना सकते, कॉर्पोरल पनिशमेंट बंद हो गया है। तो ये ऑप्शन तो ऐसे भी गलत है, और ऐसे माहौल में पढ़ाई अच्छी नहीं होती है, ये प्रोग्रेसिव क्लासरूम का एटीट्यूड नहीं है। और क्वेश्चन हमारा नोट में है तो नोट में हमारा ये आंसर है। अगर यहाँ से नोट हटा दिया जाएगा, नोट हटा के क्वेश्चन को रखा जाएगा, तो फिर हमारा ऑप्शन ये फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड होगा, लेकिन यहाँ पर नोट है इसलिए हमारा आंसर फोर्थ होगा, ठीक है। फ्रेंड्स, आज हमने कुछ क्वेश्चंस को समझा। अब अभी शुरुआत है तो धीरे धीरे हम क्वेश्चंस ज्यादा करेंगे, शुरुआत में कम ही क्वेश्चन करेंगे। पहले आप लोग क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के साथ समझना सीखिए, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और सिलेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स, बाय।